हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउस द जोश? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी बुलंद आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है? ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। आई एम विजिबल, आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, स्क्रीन विजिबल है या नहीं? स्क्रीन विजिबल है? ओके, वंडरफुल, ग्रेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो चलिए आज की क्लास का सेशन स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स भाई आराम से ज्वाइन कर रहे होंगे, लगता है भाई स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद ज्वाइन करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है, जो क्लास की टाइमिंग को इज्जत नहीं देते, उन लोगों का क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? उन लोगों का क्या होगा? ये लोग आईआईटी के गेट के बाहर टमाटर या रजनीगंधा बेचते पाए जाएंगे। नहीं तो इनको तालिबान आर्मी में ज्वाइन करा देंगे भाई। अगर हम जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आपने ख्वाब ही गलत देख लिया है। आपको इस चीज का ख्वाब ही नहीं देखना चाहिए था। तो चलिएगा अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का। थोड़ी सी जेई की प्रिपरेशन करते समय हमें किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 2 मिनट के इस पॉइंट को मैं कवर करना चाहूंगा। क्या आप सुनना चाहेंगे? देखें, पहला पॉइंट, लगभग सभी स्टूडेंट्स को अब 4 से 5 महीने हो चुके हैं जे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत तकलीफ हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? ये बताओ, हो रहा है ना दर्द? इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आपके मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं जितना आप डिजर्व करते हैं। आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है क्या? जब आप फ्री होते हैं तो आपके दिमाग में ये थॉट आता हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा हैं। पेरेंट्स आपको लेकर के काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको मन में हो सकता है थोड़ा सा डर लगता हो कि यार मेरी शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं हुई जितना मैंने सोचा था। जोश आप लोगों में बहुत है, सब युवा लोग हैं यार, 15-16 साल की उम्र है, तो आप लोगों के अंदर जोश तो बहुत है। लेकिन वो जोश जो है ना, वो सही दिशा में नहीं है। या हम कह सकते हैं कि जोश है लेकिन होश नहीं, और बिना होश के जोश किसी काम का नहीं है। बिना होश के ये जोश जो है वो किसी काम का नहीं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मैसेज टाइप कर रहे हैं कि सर आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? तो सॉरी फॉर दिस, मेरा मोबाइल नंबर अभी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, ठीक है? क्योंकि मोबाइल नंबर लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, ठीक है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके कॉल्स को रिसीव कर पाऊं या फिर आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई कर पाऊं। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं वो कुछ दिन का पेशेंस रखिएगा, ठीक है? हाँ, जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उनको अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स, टीएमपी फेज के स्टूडेंट्स ने फिजिक्स के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है। तो मैं क्लास के एंड में उस ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्लास के एंड में उस ग्रुप का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर उस ग्रुप का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? उसमें आप लोगों को कोई मैसेज नहीं करना, ये टीएमपी बैच के स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि वो लोग काफी डिसिप्लिन है, उनको पता है कि सर के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करने से ही हमें बेनिफिट होता है। तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा मैसेज नहीं करना, इट्स अ वन वे। वहां पे मैं क्या करता हूँ कि एलिन प्लस पे हैंडआउट शेयर करता हूँ, वहीं पे सारी चीजें शेयर करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी हैंडआउट टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स या फिर कुछ एलिन के ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मुझे आपको कन्वे करनी हो,
तो मैं उस टेलीग्राम के थ्रू आप तक पहुंचा देता हूँ, ठीक है। इट्स अ वन वे, और वो वन वे ही रहने दें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हाँ। तो देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता रहा था कि जब हम जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हटके करना होगा, कुछ बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व करनी होंगी, कुछ टफ क्वेश्चंस लगाने होंगे, बहुत सारे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल वीडियोस देखने पड़ेंगे, यूट्यूब पर 10 वीडियोस देखने पड़ेंगे, 10 बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व करनी पड़ेंगी। क्या कहीं आपके दिमाग में भी ऐसा थॉट तो नहीं, कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगता कि जेई में प्रिपरेशन, जेई में सेलेक्ट होने के लिए या टॉप रैंक लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा, कुछ बहुत टफ चीज करनी होगी? अगर आपको ऐसा फील होता है तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, ऐसे लोगों के लिए आईआईटी नहीं है। आईआईटी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आसान चीजों को भी टफ बना दे। भैया, आईआईटी में जाने का मकसद क्या है? एक टॉप क्लास इंजीनियर बनना। और एक टॉप क्लास इंजीनियर वो होता है जो प्रॉब्लम्स को इजी करे, ना कि इजी प्रॉब्लम्स को टफ करे। तो आईआईटी को ऐसे लोग चाहिए जो टफ चीजों को आसान बनाए, ना कि आसान चीजों को टफ बनाए। तो पहली बात, अगर आपके माइंड में ऐसा थॉट है कि कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस सोच को आज ही खत्म कर देना। इस सोच को आप लोग आज ही खत्म कर देना। अगर आपका ख्वाब है आईआईटी में पहुंचना, अगर आपका ख्वाब है एक आईआईटीएन बनना, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो फिर करें क्या सर? अब सवाल ये उठता है, तो करें क्या? पहली बात, हमें आईआईटी की तैयारी करने के लिए हजारों चीजों को करने से अच्छा है, मैं तो कहूंगा आप 5 चीजें करें, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से करें। आपको एलिन का जो भी मटेरियल मिल रहा है उसे कम से कम 2 बार सॉल्व करें। आप शीट और रेस को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। आपको एससीबी में जो भी होमवर्क मिलता है उसको सिंसियरली अटेम्प्ट करें। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार करें जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस समय, ठीक है। और एक ही चीज को बार बार करने से परफेक्शन आता है, 1000 चीजों करने से परफेक्शन नहीं आता, एक चीज को 10 बार करने से परफेक्शन आता है। और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनके अंदर यही क्वालिटी होती है। दूसरी बात, अपने आप से एक बात बोलना शुरू करें। जब भी आप रात को सोते हैं ना, जब भी आप रात को सोने जाते हैं, तो अपने आप से एक बात बोलना शुरू करें कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन होकर रहेगा। इस कॉन्फिडेंस को लेकर के अगर जियोगे, जिंदगी में इस पॉजिटिविटी के साथ चलोगे और हमेशा पॉजिटिव रहोगे, तो तुम्हारे माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। इस पॉजिटिविटी के साथ जीना शुरू कर दो, इस बात को फील करना शुरू कर दो कि तुम एक आईआईटीएन हो। और तुम ये फील करो कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे, एक आईआईटी के टॉप कॉलेज में पहुंच जाओगे, उस दिन तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। जब भी रात को सोने जाते हो ना, तो आंखें बंद करके अपने आप से प्रॉमिस किया करो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से लगा हुआ हूं, मेरा सिलेक्शन एक दिन होकर के रहेगा। ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि भले एक चैप्टर कम पढ़ो, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव ज्यादा रहो। लेकिन पता है आपके साथ क्या होता है? आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे जो भी इस समय क्लास में ज्वाइन हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से नेगेटिव है। क्या ये बात मैं गलत बोल रहा हूं? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक नेगेटिविटी छिपी हुई है। आप जब भी मेहनत करते हो, अंदर से एक नेगेटिव आवाज आती है जो आपको बार बार रोकने की कोशिश करती है। जब आपसे सपोज रेस के 2 सवाल नहीं बनते, आपसे जब रेस के 2 सवाल नहीं बनते, क्या आपके अंदर ये नेगेटिविटी आती है क्या? रहने दे, अरे छोड़ दे, अरे तू नहीं कर पाएगा, अरे आईआईटी तेरे लिए नहीं है, 2 सवाल नहीं बना पाया, क्या ऐसे थॉट आपके अंदर भी आते हैं क्या? अगर किसी के अंदर इस तरीके के थॉट्स आते हैं, तो पहले इन थॉट्स को खत्म कर दो। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, हमेशा अपने आप से कमिटमेंट करो कि मेरा सिलेक्शन होगा, और चीजों को आसान बनाना शुरू करो। फिजिक्स में कुछ भी टफ नहीं होता यार, पहले तो इस बात को जान लो। टीएमपी बैच के बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं बात ये मैथमेटिकली प्रूफ कर चुका हूं। मैंने आज तक किसी भी सवाल का जवाब, ये टीएमपी वाले बच्चों को बताया, किसी भी सवाल का सॉल्यूशन जब भी बताया है, क्या 4 या 5 लाइन से ज्यादा का रहा है?
मैक्सिमम बता रहा हूं, क्या 4 या 5 लाइन से ज्यादा का रहा है? कभी नहीं रहा, ये जानते हैं। फिजिक्स टफ है ही नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, आसान चीजों को भी टफ बना देते हैं। जब कोई क्वेश्चन बहुत आसान होता है ना, तो हम उसे आसान तरीके से नहीं सोचते, सिंपल तरीके से नहीं सोचते, हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? एक बात याद रखना, जैसा कि आपके साथ मैं जानता हूं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक बात फील करी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में जेईई एडवांस का एग्जाम है और एक क्वेश्चन आया, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, सपोज वो क्वेश्चन बहुत आसान था और विद इन 2 मिनट आपसे सॉल्व हो गया, विद इन 2 मिनट्स आपसे सॉल्व हो गया। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आपको तुरंत समझ में आ गया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपने तुरंत सॉल्व किया, आंसर टिक कर दिया। पता है टिक करने के बाद क्या होता है? तुम पीछे पलट के उसको दोबारा देखते हो और तुम्हारे मन में एक डाउट आता है कि यार पक्का मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, आईआईटी में तो इतना आसान सवाल नहीं पूछा जा सकता। आपको अपने आप पे डाउट होता है, डाउट होता है या नहीं होता है? जल्दी बताओ। आप उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने लगते हो, आपको लगता है कि आईआईटी में तो बहुत टफ सवाल पूछे जाते हैं, यार ऐसा कैसे हो गया कि मुझसे ये सवाल विद इन 2 मिनट सॉल्व हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हो और फिर पता है क्या करते हो, आपने पहले जो आंसर टिक किया था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, आप अपना आंसर चेंज कर देते हो, आप फिर क्या करते हो, सब बी को हटा करके ए लगा देते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। कभी कभी इतने आसान सवाल भी आप गलत करके आ जाते हो, मानते हो इस बात को कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं है। और मैं एक बात जानता हूं कि जो इंसान अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता, वो जीवन में क्या कुछ करने की सोचना भी नहीं चाहिए उसको। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस यार। तो पहले तो अपने आप से हर दिन बोलो कि भैया आईआईटी आसान है, आईआईटी इजी है या टफ है? बहुत इजी है, ये बोलना शुरू करो। चाहे तुम्हें टफ भी लग रहा हो तो भी ये बोलना शुरू करो आसान है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, हमारी लाइफ जिंदगी वैसी ही बन जाती है। ये आपने बातें बहुत सुनी होंगी, आपके पेरेंट्स भी हमेशा बोलते हैं ना कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो अगर आपको लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, आईआईटीएन बनना है, तो तुमको पता है एक आईआईटीएन कौन होता है? एक आईआईटीएन वो होता है जो बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। क्लियर है मेरी बात? मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई थी। तो आज के बाद आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, चीजों को आसान बनाएं, ना कि टफ बनाएं, और अपने आप पर विश्वास करें। संघर्ष तो करना पड़ेगा, शुरुआत है ना, शुरुआत में संघर्ष बहुत होता है। आपको लगता है ना कि सर मेरे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं, क्या मैं उनको कवर कर पाऊंगा कि नहीं? सर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। अभी देर नहीं हुई है, अभी तो भाई वार्म अप चल रहा है, वार्म अप। अभी तो मैदान में जंग शुरू हुई ही नहीं है, अभी तो सिर्फ जंग की तैयारियां चल रही हैं। जब भी कोई जंग होती है तो उस जंग से पहले तैयारियां होती हैं या नहीं होती? उससे पहले भैया पूरी तैयारियां की जाती है। तो आप तो ये मान करके चलो कि अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई है। आज से अपना T बराबर 0 सेट कर दो। मैं सभी उन स्टूडेंट से बोल रहा हूं जिनको अंदर से अगर ये लग रहा है कि सर मैंने अपना अभी तक बेस्ट नहीं दिया, सेट योर T इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला, समझ आ रहा है? टाइम बहुत है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे मन में ये थॉट आ रहा है कि सर मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, सर मैंने 4 महीने वेस्ट कर दिए, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? अगर इस तरीके के थॉट भी आ रहे हैं तो बहुत गलत है, तुम तो भाई बहुत आगे चल रहे हो। मैंने अपने लाइफ के कैरियर में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिन्होंने 6-6 महीने में आईआईटी क्रैक कर दिया यार, और आज टॉप आईआईटीज में पढ़ रहे हैं या पढ़ करके पास आउट हो चुके हैं। और ऐसे एक दो एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास। विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। तुम्हारे पास कितना समय है? तुम्हारे पास कितना समय है? कैलकुलेट करके बताओ। लगभग कम से कम 18 मंथ्स, कम से कम मिनिमम 18 महीने
मतलब 1.5 साल। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो डायरेक्ट 12th क्लास में आते हैं, वो 11th क्लास अपनी नॉर्मल स्कूल से पढ़ करके आते हैं, उनको 11th में कुछ भी नहीं आता, और भाई वो 1 साल में 11th और 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट भी करते हैं और आईआईटी में सेलेक्ट भी होते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है आपसे, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और वो आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं। इस कोटा शहर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो समय बहुत है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेरा 1-2 चैप्टर छूट गया है, या सर मेरा मैथ्स में ये कंप्लीट नहीं है, मेरा फिजिक्स में ये कंप्लीट नहीं है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? अरे पगला गए हो क्या? जब जंग होती है, एक बात बताओ, जब जंग होती है, मान लो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हो जाए, तो भैया नुकसान तो दोनों का होता है। अरे होता है या नहीं होता? ये बताओ तुम लोग। चैट में टाइप मत किया करो ज्यादा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट करोगे इससे, और तुम्हारी कलाइयां मजबूत हो जाएंगी और तुम कुछ दिन बाद टाइप राइटर बन जाओगे, ठीक है? मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, चैट में टाइप करने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर आज जंग छिड़ जाए, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हो जाए, तो बताओ किसका नुकसान होगा? दोनों का नुकसान होगा या किसी एक का नुकसान होगा? दोनों का होगा। अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन जिसका नुकसान कम होगा, जो ज्यादा ताकतवर है, जीत उसकी होगी। क्या ऐसा होगा कि एक का बिल्कुल भी नुकसान ना हो और एक पूरा बर्बाद हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जीवन में अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो याद रखना, दिस इज अ वॉर, ये जंग है, जंग। आप मैदानी जंग में उतरे हुए हैं। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ आईआईटी है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ आईआईटी है, दोनों तरफ से बराबर अटैक चल रहा है। किसका नुकसान ज्यादा होगा? क्या किसी एक का होगा या दोनों का नुकसान होगा? दोनों का नुकसान होगा। दोनों का नुकसान होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। लेकिन जो ज्यादा ताकतवर रहा, जो मैदान में आखिरी दम तक टिका रहा, जिसने घुटने नहीं टेके, जीत उसी की होगी। जीत उसी की होगी, ये बात दिमाग में रखना। और आपको ऐसे जीते जागते एग्जाम्पल बहुत पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक वनडे मैच, क्रिकेट मैच देखते हैं आप लोग? एक वनडे मैच में 50 ओवर होते हैं। कितने ओवर होते हैं? 50 ओवर। और मान लेता हूं उस 50 ओवर में से 5 ओवर का गेम हो चुका है। कितने ओवर का गेम हो चुका है? 5 ओवर का गेम हो चुका है। और 5 ओवर में मान लो किसी टीम ने 11 रन बनाए हैं और उस टीम के 3 विकेट गिर चुके हैं। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? मान लो इंडियन टीम ने पहले 5 ओवर में 11 रन बनाए हैं और 3 विकेट गिर चुके हैं, और उनको जो टारगेट मिला हुआ है वो टारगेट है 300 रन का। वो टारगेट है 300 रन का। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इंडियन टीम जीत पाएगी? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं? ये रत्नेश कौन है भाई? फालतू के मैसेज टाइप किए जा रहा है। बेटा रत्नेश, बचपन से ही ऐसे हो क्या? क्यों बेटा रत्नेश, हाँ? बचपन से ही ऐसे थे क्या कि बड़े होकर के ऐसे बन गए हो? अगर 11 रन पर 3 विकेट गिर गए हैं, क्या आप मैदान छोड़कर चले जाएंगे क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप सामने वाली टीम को बोल देंगे कि भैया आप जीत चुके हैं, हम आगे मैच नहीं खेल रहे हैं? या फिर आखिरी दम तक मैदान में टिके रहेंगे? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अगले 45 ओवर आपके पास अगर बचे हुए हैं, अगले 45 ओवर तक क्या आप मैदान में टिके रहेंगे? कि आप 5 ओवर के बाद ही बोल देंगे कि भैया अब हम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे क्योंकि हमारे 3 विकेट गिर गए हैं, तो चलो आपको जीत दे देते हैं? क्या ऐसा करोगे? क्या आप ऐसा करोगे क्या? अगर आपने ऐसा कर दिया, क्या जीवन भर आप अपने आप को माफ कर पाओगे? फिर अगर आपने घुटने टेक दिए सामने वाली टीम के सामने, क्या जीवन भर में तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? आखिरी दम तक लड़ोगे। क्योंकि एक बात याद रखना, जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूं, कि जीवन में जीत और हार से ज्यादा जरूरी पता है क्या है? कि कौन आखिरी दम तक मैदान में टिका हुआ है। तो तुम्हारा भी जीवन इसी स्थिति में है। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर उनके बैकलॉग्स क्रिएट हो गए या उन्होंने बेस्ट परफॉर्म नहीं किया, तो ये समझ लो अभी तो बस 5 ओवर खत्म हुए हैं, अभी तो 45 ओवर का मैच बाकी है।
और 45 ओवर में डिसाइड होगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मन करे तो करें, आपको मैदान छोड़ना हो तो छोड़ें। मेरा मकसद यहाँ कोई हंगामा क्रिएट करना नहीं है। मेरा मकसद एक बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट इस बैच में बैठा हो और मेरी बात को ध्यान से सुन रहा हो तो उसके मन में एक चिंगारी जगनी चाहिए कि मैं एक फौलाद बनूंगा और आखिरी दम तक मैदान में टिका रहूंगा। और जिसको नहीं करना ना करे। वैसे भी आईआईटी में सबको थोड़ा ना पहुंचना है, ये तो सिंपल सा फैक्ट है। 10,000 लोग पहुंचते हैं, बचे हुए तो नहीं जाते। तो आप में से कोई अगर सिंसियर होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है और अपने जीवन में उतार रहा है तो मैं कह सकता हूं कि मंजिल आपकी दूर नहीं है, बस मैदान में टिके रहना। चलिए आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करी थी। किसके बारे में चर्चा करी थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या आप लोग पढ़ के आए हैं नोट्स? आपको याद होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सेंस के हिसाब से अगर मुझे डायरेक्शन बताना हो, सेंस के हिसाब से अगर मुझे डायरेक्शन बताना हो तो हमने एक रूल यूज किया था। वो रूल क्या नाम क्या था? उस रूल का नाम क्या था? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल याद आ रहा है? हम क्या करते हैं, पार्टिकल जिस सेंस में घूम रहा है क्या हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उसी सेंस में कर्ल कर देते थे? तो कौन हमें डायरेक्शन बताता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? कौन डायरेक्शन बताता था? थंब हमें डायरेक्शन बताता था। और आपको समझ में आ रहा है कि थंब हमेशा क्या उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? क्या थंब हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? वंडरफुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मोशन किसी प्लेन में हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की दिशा, मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो इनसाइड द प्लेन या फिर आउटसाइड द प्लेन। क्लियर? तो यहां तक की चर्चा हो गई थी। अब हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये नई फिजिकल क्वांटिटी है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा, वेलोसिटी के बारे में तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं आई होप, लेकिन यहां पर मैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। जल्दी से मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आप लोग डेफिनेशन को नोट डाउन करें। एंगुलर वेलोसिटी, जरा ध्यान से देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। ओमेगा बनाने का तरीका क्या है? डब्ल्यू बनाओ और डब्ल्यू की ऊपर वाले टांग को पकड़ के मोड़ दो, तो इस तरीके से ओमेगा बन जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किस तरीके से किया गया है? इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। जैसे वेलोसिटी को डिफाइन करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर देसी भाषा में बात की जाए, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आती होगी, और भाई मैं भी देसी आदमी हूं आप लोगों की तरह, है ना। अगर देसी भाषा में कोई आपसे पूछ ले कि भैया वेलोसिटी क्या होती है, क्या आप वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो? अगर मान लो 5 साल का बच्चा आपसे पूछे कि भैया वेलोसिटी क्या होती है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसको आप ये बोलोगे कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो अगर किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, तो देसी भाषा में क्या बोलोगे? इसका मतलब है वो पार्टिकल 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? 10 मीटर। क्या इस तरीके से अगर हम समझाएंगे तो हम एक 5 साल के बच्चे को भी वेलोसिटी का मतलब बता पाएंगे? उसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि एंगुलर वेलोसिटी क्या फील नहीं आ रही है, फील दिला दो भाई, तो हम ये कहेंगे कि 1 सेकंड में पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। 1 सेकंड में पार्टिकल कितना एंगल रोटेट हुआ या उसकी एंगुलर पोजीशन में 1 सेकंड में कितना चेंज आया, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है।
क्या आप मेरी बातों से अपनी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? वंडरफुल। अब ध्यान से देखिएगा कि जब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते थे तो हमने वहां पे बताया था कि वेलोसिटी को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। क्या याद आ रहा है? एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखना चाहूंगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है पता है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा सभी लोग। बिल्कुल भी कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि बस देखता रहूंगा। जितना आप पेन चलाएंगे, साथ में फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करेंगे, चीजें उतनी ही बेहतर तरीके से समझ आएंगी। अगर आपको लगता है कि सर हैंडआउट से उतार लेंगे या बुक से पढ़ लेंगे, अगर बुक से पढ़कर के लोगों का सिलेक्शन हो जाता तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाते। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात बोली है बहुत छोटे से शब्दों में। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है भाइयों, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने एवरेज डिफाइन किया, उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस डिफाइन है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से लिखा जाता है डी थीटा बाय डी टी। क्या लिखा जाता है? डी थीटा बाय डी टी। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन। पहले इस बात को समझो। मतलब अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे एंगुलर पोजीशन टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्या मुझे ओमेगा मिल जाएगा। और पता है इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। यस अग्रवाल बोल सकते हैं, यू प्लस बी बाई बी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बेटा, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे इंस्टेंटेनियस का फंक्शन मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का? ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, याद करो। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल चेंज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एक बात बताओ, एवरेज किसी इंटरवल में डिफाइन होता है या नहीं होता है? जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ के तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं ये पूछूं एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स, मैंने क्या पूछा? एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। अगर इन 2 सेकेंड पूछा है तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं पहले 2 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? क्या पूछ रहा हूं? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इन 2 सेकेंड्स लिखा है तो एवरेज पूछ रहा हूं। और अगर इन की जगह एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स लिखा होता, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखा होता एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस इंस्टेंट पर जब t बराबर 2 सेकेंड है उस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और उस एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, एक बात जल्दी से मुझे बताएं, अभी पता चल जाएगा, आपने यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ा है ये सब कुछ। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? क्या ये एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी? क्योंकि ऊपर एंगल है, नीचे टाइम है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। वंडरफुल। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ डायमेंशंस, डायमेंशन बताओ क्या होंगे? क्या डायमेंशन में t की पावर -1 लिख सकता हूँ? क्योंकि एंगल का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, टाइम का डायमेंशन t। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन वही है जो फ्रीक्वेंसी का होता है। याद है फ्रीक्वेंसी? कभी नाम सुना हो बचपन में?
फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सवालों में यूज होगी। इसकी एक यूनिट और होती है आरपीएम। शायद आपने कभी देखा हो आरपीएम, देखा है कभी, ये नाम सुना है? अभी अगर कभी आप कार वगैरह में स्पीडोमीटर को देखें या बाइक्स वगैरह में स्पीडोमीटर्स को देखें, तो स्पीडोमीटर के बगल में भी एक मीटर लगा होता है, कभी ध्यान से देखें। आपके घर में कार बाइक्स वगैरह हो तो एक काम करना, जब क्लास खत्म हो जाए तो जरा जाकर के देखना, इसकी स्पीडोमीटर के बगल में एक और मीटर लगा होता है, और वो क्या बता रहा होता है। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा पता है? आरपीएम का फुल फॉर्म होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है इसका मतलब? रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब आरपीएम आपको ये बताता है कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हुए हैं। जैसे अगर आप कोई कूलर या कोई फैन खरीदने जाते हैं, तो अगर आप खरीदेंगे तो पता है उसके डिब्बे के ऊपर कुछ लिखा होता है, आरपीएम करके लिखा होता है। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा हो, लेकिन सीख लो भैया, जीवन में काम आ सकता है। मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो बापूजी तो लात मार के बाहर निकाल देंगे, तो फिर क्या करोगे? कहीं बाहर ठेला या दुकान ही तो लगाओगे। तो भैया ये सारी चीजें जीवन में बहुत काम आने वाली है। तो आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये भी याद रखना एक यूनिट है, किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं कि एक आरपीएम में कितने रेडियन पर सेकंड होते हैं? क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? 1 आरपीएम में कितने रेडियन पर सेकंड होते हैं? तो जरा ध्यान से सुनना, आरपीएम 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन हुए? ये कुछ बच्चे के पागल हैं क्या? मतलब बिल्कुल ही, मुझे लगता है ये लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कुछ भी टाइप करते रहते हैं ये लोग। 1 आरपीएम, जरा सुनना, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड लिख सकता हूं। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड? जल्दी बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? मतलब 1 आरपीएम में पाई बाय 30। कभी कभी क्या होगा कि आपको ओमेगा आरपीएम में दिया होगा, समझ लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, और आपसे आंसर ऐसा यूनिट में पूछा जाएगा। तो क्या आप आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर पाएंगे? आपको क्या करना है, सिंपली पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? पाई बाय 30 से। अब ध्यान से सुनना, एक और यूनिट होती है जो कभी कभी यूज की जाती है, 1 आरपीएस। आरपीएस का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। एस लग गया तो सेकेंड, और एक आरपीएस और रेडियन पर सेकंड में क्या रिलेशन है ये आप देख के समझ पा रहे होंगे कि 1 आरपीएस बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। टाइम तो टाइम है। तो अगर इस तरीके से कभी आपको यूनिट्स दी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात याद रहेगी? वंडरफुल। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये सारी चीजें तो समझ आ गई, लेकिन आपने डायरेक्शन की बात नहीं करी है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसकी? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पता है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी तरीके से देखते हैं जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल भाइयों? राइट हैंड थंब रूल। जरा देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सपोज वो इस सेंस में घूम रहा है, इस सेंस में। ये कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये कौन है भाई जो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं? भैया जिनको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे लगता है भैया वो सस्ता वाला माल लेते हैं। भैया उनको बोलो कि ब्रांड इंक्रीज करें। क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है भाई? क्या ये क्लॉकवाइज सेंस है? वंडरफुल। अब अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो आपको क्या करना है? वही अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, जिस सेंस में ये घूम रहा है उसी सेंस में कर्ल करो। बताओ हम किस डायरेक्शन में आ रहा है, प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर? अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है?
वंडरफुल, इनसाइड द प्लेन आ रहा है क्या? इनसाइड द प्लेन आ रहा है? अगर इनसाइड द प्लेन आ रहा है और मुझसे कोई पूछे कि भैया ओमेगा का डायरेक्शन बता दो, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, क्रॉस बना करके लाइक दिस? क्या ओमेगा के बगल में इस तरीके से क्रॉस बना के लिखा जा सकता है? वंडरफुल। तो याद रखना एक और बात इंपॉर्टेंट, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स होंगे उनका डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उनका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मोशन जिस प्लेन में हो रहा है, मोशन जिस प्लेन में हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इनसाइड द प्लेन या फिर भाइयों आउटसाइड द प्लेन। ये कन्वेंशन है जो हमने लिया है, ठीक है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों किया, तो हमें वही वाली बात, इस सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या सेंस इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या सेंस इंपॉर्टेंट है? सेंस इंपॉर्टेंट है। और सेंस के लिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमें सिखा के गए थे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो सेंस के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आज के बाद देखना हो, क्या हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर पाएंगे? क्या भाई हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर पाएंगे? एक इंटरेस्टिंग बात सुनना चाहेंगे? एक इंटरेस्टिंग बात, अगर सुनने में इंटरेस्ट हो तो ही बताऊंगा। आपके घर में फैन लगे होंगे, सभी के घरों में होंगे भाई, ठीक है। अगर आपके घर में फैन चल रहा हो तो एक काम करो, फैन जिस सेंस में घूम रहा है अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उसी सेंस में कर्ल करो, जल्दी से कर्ल करो और बताओ थंब का डायरेक्शन कहां आ रहा है, नीचे या ऊपर? मैं गारंटी बोल रहा हूं कि अगर आप जिस सेंस में फैन घूम रहा है उस सेंस में अगर अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो गारंटी है कि थंब का डायरेक्शन नीचे आ रहा होगा। बताइए आपको क्या बता रहा है ये? आपको ये बता रहा है कि फैन चलेगा तो हवा किस डायरेक्शन में देगा। इंडिया में जितने भी नट बोल्ट बनते हैं, नट बोल्ट जानते हो, कभी देखे हो नट बोल्ट गरीबों? वो नट बोल्ट पता है हमेशा राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हैं, वो हमेशा राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपको बोल्ट को कसना है, ऐसा होता है ना कि आपको बोल्ट को कसना है, अब आपको समझ में नहीं आता कि इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या मेरे भाई बंधु? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उनको देख करके समझ में ना आ रहा हो कि मैं इस नट को ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं? अगर भाई ऐसा कभी हो तो आपको एक सस्ती सी जुगाड़ बता रहा हूं जो उन भाई लोगों के बहुत काम आएगी जो आईआईटी में अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो पंचर की दुकान लगाएंगे। क्या करना है आपको, आप जिस सेंस में नट को कर्ल कर रहे हैं उस सेंस में अपने फिंगर्स को कर्ल करो। थंब जिस डायरेक्शन में होगा गारंटी है जब आप नट को घुमाओगे तो जिस दिशा में थंब है नट उसी दिशा में जाएगा। ये तुम्हें जुगाड़ बता दी है। आज के बाद तुम्हें नट देखकर तुरंत समझ आ जाएगा कि इसको खोलना है तो क्लॉकवाइज सेंस में घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाओ। ये कौन है, ये त्रिशु करके कौन है? ये चमगादड़ है क्या? त्रिशु बेटा बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है क्या? मतलब ये बचपन से ऐसी आदत थी क्या तुम्हारी, या तुम्हारे पुराने सर ने तुम्हें इतना भी डिसिप्लिन नहीं बताया था, या मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से चमकाया नहीं गया? क्यों त्रिशु चौधरी, चौधरी साहब क्यों माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे हो? चैट में एक ही चीज टाइप किए जा रहे हो जब से देख रहा हूं। चौधरी साहब माँ बाप का शुक्रगुजार करो कि तुम्हें ये मौका मिला है कि तुम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। सुन रहे हो चौधरी साहब? तो माँ बाप के नाम को रोशन करना है, इस तरह की हरकतें करके उनको दुख मत पहुंचाओ यार। एक ही मैसेज टाइप किए जा रहे हो, स्पैम किए जा रहे हो, 50-50 मैसेज टाइप कर रहे हो, कुछ नहीं होगा ऐसे। चौधरी साहब अपना नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं दोबारा से बता रहा हूं, आप जिस सेंस में नट को घुमा रहे हैं उसी सेंस में आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर देना। मैंने क्या बोला? आप जिस सेंस में नट को घुमा रहे हैं उसी सेंस में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर देना। थंब जिस दिशा में आएगा नट उसी दिशा में जाएगा। बात खत्म, पैसा आजम। क्लियर है भाई? ऑल इज वेल,
फंडामेंटल इज क्लियर, वंडरफुल भाई, ग्रेट ग्रेट। क्या सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? ओके ओके, चलिए अगला सवाल करेंगे क्या आप लोग? क्या अगला सवाल करने के लिए तैयार हैं क्या? चलिए एक सिंपल सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। एक पार्टिकल है भाई, ये पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। ये एक सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन को जल्दी से रीड करें। अ पार्टिकल कंप्लीट 5 रिवॉल्यूशन इन 30 सेकेंड्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड ओमेगा। आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है रेडियन पर सेकंड में। 15 सेकंड का सवाल है, 15 सेकंड का सवाल है, बहुत शानदार, काफी सारे स्टूडेंट निकाल भी चुके हैं, ग्रेट वंडरफुल। डायरेक्शन भी बताएं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएं। हाँ देखिएगा ध्यान से, ओमेगा कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट है, 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। एक बात बताओ, 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब कितने रेडियन घूमा? क्या 5 × 2 पाई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30। क्या सही किया है? तो यहां से ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? π/3। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगा? प्लस के कैप या माइनस के कैप या आई कैप या जे कैप? अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, देखो थंब कहाँ आ रहा है, क्या आउटसाइड द प्लेन आ रहा है? आउटसाइड द प्लेन का मतलब क्या होगा? प्लस के कैप। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से लिख सकता हूँ? इज इट क्लियर? अरे क्लियर है सभी को? वंडरफुल। तो एक बात याद रखना, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, अगर ओमेगा क्या हो? कांस्टेंट, तो पता है हम ये लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी। ये आपने पहले भी पढ़ा ऐसा फॉर्मूला। एक बात बताओ, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती थी, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती थी तो डिस्टेंस बराबर क्या आप स्पीड इंटू टाइम लिख सकते थे? क्या डिस्टेंस बराबर आप स्पीड इंटू टाइम कभी लिखते थे? बिल्कुल वही सेम चीज। अगर ओमेगा कांस्टेंट है मतलब ओमेगा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा इंटू टी के बराबर होगी। अगला सवाल करने के लिए तैयार हैं क्या? अगला सवाल थोड़ी देर में करेंगे, इससे पहले एक टर्म और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव बोल रहे हैं कि रिवॉल्यूशन तो क्लॉकवाइज सेंस में भी हो सकता है। अभिनव बेटा पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो तुम, है ना? सेंस तुम्हें क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा क्या बेटा? कि कौन सा सेंस है अभिनव? एरो बना हुआ है ना यहाँ पर। देखिएगा अगली डेफिनेशन आपके सामने, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। आप सबसे पहले फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखें। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और पता है इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। जैसे आपको याद होगा एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी हुई है। कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये डेफिनेशन आपने एक्सेलरेशन के लिए भी पढ़ी थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जिस तरीके से हमने अभी एंगुलर वेलोसिटी को दो तरीके से डिफाइन किया, उसी तरीके से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका एवरेज। एवरेज जल्दी से बताएं क्या होगा? क्या ये मैं लिख सकता हूं? क्या मैंने सही लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और इसको किससे डिवाइड करते हैं आप? टोटल टाइम टेकन।
किससे डिवाइड करते हैं? टोटल टाइम टेकन। इट इज क्लियर? ये एवरेज है। ये क्या है भाइयों? एवरेज। अगर आपको इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन निकल करके आएगा, क्या वो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन देगा? अरे देगा या नहीं देगा? जल्दी बताओ फटाफट। ओके वंडरफुल। अब मैं आपसे एक और सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं, जल्दी से बताइएगा। एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी? क्या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी? ग्रेट। जल्दी से बताएं डायमेंशन क्या होगा अल्फा का? अल्फा का डायमेंशन बताएं क्या होगा? क्या टी की पावर -2 लिख सकता हूं? ओके ओके ग्रेट। चलिए ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब थोड़ी सी फील ले लेते हैं फिजिक्स की। मेरा आपसे सवाल, एक देसी सवाल है मेरे भाई बंधु, सभी लोग सुनना चाहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या करता है, बताओ आपका जवाब क्या होगा? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या करता है तो इसका जवाब क्या होगा? तो क्या हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी को चेंज करता है? क्या बोल सकते हैं? वंडरफुल। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी को चेंज करता है? और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो? अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ओके ग्रेट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है? एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या जिम्मेदारी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा? बताएं सभी लोग बताएं, क्या ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रहा हूं? क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा? वंडरफुल। तो अगर एक बात बताओ, अगर किसी पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा? अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू जीरो होगी? क्या आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ग्रेट वंडरफुल। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, ये तो बात हमने कर ली अल्फा के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूं डायरेक्शन की। किसकी बात करने जा रहा हूं? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि डायरेक्शन के मामले में सर्कुलर मोशन की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी 1D मोशन की। क्या ये स्टेटमेंट याद है आप लोगों को? एक बात बताओ मुझे, वहां पर आपको एक कंडीशन बताई गई थी, मान लो एक पार्टिकल है जो आगे की दिशा में जा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ चीज रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ 1D में। मान लो एक पार्टिकल आगे की दिशा में जा रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और सपोज ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जल्दी से बताओ कि एक्सेलरेशन किधर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ? अगर एक पार्टिकल आगे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही होगा? याद करो 1D मोशन में बताया था कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूं। ये पता नहीं कौन है मिनमय भाई साहब, कह रहे हैं इट कैन बी एनीवेयर। मिनमय बेटा फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने तुम लोगों का रिजल्ट देखा था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोगों के मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूँ। 1D मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो वेलोसिटी के पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है। अब मेरा अगला सवाल आपसे, मान लो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है तो आगे की तरफ, लेकिन ये डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अभी जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है क्या? क्या एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है क्या? मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूं। नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है कि अभी जो एक्सेलरेशन है, क्या वो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा?
क्या ये एनालॉजी आप लोगों को याद है क्या? ओके वंडरफुल। तो पता है डायरेक्शन ऑफ अल्फा भी ऐसे ही देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सपोज इस सेंस में घूम रहा है, एक्स वाई प्लेन में इस सेंस में घूम रहा है। तो मुझे बताओ अगर मैं ये कहूं कि उसका जो ओमेगा है वो इंक्रीज हो रहा है, मैंने क्या बोला, उसका जो ओमेगा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा तो कान खोल के सुनना, ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, जैसे वहां पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुआ करते थे। उसी तरीके से अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। जल्दी से बताओ ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? अगर ये मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन बताओ क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं ओमेगा इस समय प्लस के कैप के अलोंग, और अल्फा का डायरेक्शन क्या है, क्या अल्फा का डायरेक्शन भी प्लस के कैप के अलोंग? ओके ग्रेट। चलिए अगला सवाल, इसी में अगला सवाल, पार्टिकल अभी घूम तो ऐसे ही रहा है, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन इसका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। तो जल्दी से मुझे बता दो कि ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? क्या ओमेगा अभी भी प्लस के कैप के अलोंग होगा? जिस सेंस में घूम रहा है उस सेंस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, ओमेगा का डायरेक्शन तो अभी चेंज नहीं हुआ ना, क्या ओमेगा अभी भी प्लस के कैप के अलोंग है? वंडरफुल, ग्रेट, छा गए आप लोग तो यार। लेकिन ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो जल्दी बताओ क्या ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट होगा? ओमेगा अगर आउटसाइड द प्लेन है तो अल्फा इनसाइड द प्लेन होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा है वो माइनस के कैप होगा। क्या ओमेगा और अल्फा भी अपोजिट होंगे या नहीं होंगे? मतलब एक बात तो तय है कि ओमेगा और अल्फा, अगर हम 2D मोशन पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन का, तो ओमेगा और अल्फा के बीच में दो ही एंगल पॉसिबल हो सकते हैं। क्या दो ही एंगल पॉसिबल हो सकते हैं? कौन कौन से वो एंगल पॉसिबल हैं, जल्दी बताएं। ओमेगा वेक्टर और इनके बीच में दो ही एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, और ये एंगल कौन कौन से हैं? क्या 0 और 180 डिग्री है? क्या 0 और 180 डिग्री है या नहीं? मतलब या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। पैरेलल कब होगा? जब ओमेगा इंक्रीज करेगा, और एंटी पैरेलल कब होगा? जब ओमेगा डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज आपका फैन अभी बंद है, सपोज आपका फैन अभी बंद है, रोटेट नहीं हो रहा। अब सपोज आपकी माँ ने आपको बोला कि जाकर के बेटा फैन का स्विच ऑन कर दो, आपकी माँ ने आपको बोला कि बेटा फैन का स्विच ऑन कर दो, ठीक है? आपने जाकर के फैन का स्विच ऑन किया, जैसे आपने फैन का स्विच ऑन किया फैन घूमना शुरू कर देगा। जब फैन ने जस्ट घूमना शुरू किया उस समय जल्दी बताओ ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? सोच करके बोलना फटाफट। बिल्कुल सही, आपको पता है ओमेगा तो नीचे की तरफ है, क्योंकि फैन इस तरीके से घूम रहा है, तो फैन के साइंस में अगर कल करोगे तो ओमेगा तो कहाँ है, नीचे है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे आपने स्विच को ऑन किया, क्या उस समय ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा? फैन की रोटेशनल स्पीड बढ़ रही होगी, और अगर बढ़ रही है तो क्या ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम होगा? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अंदर तक उतर चुका है भाइयों। अच्छा एक बात बताओ, अब फैन चलने लगा, उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ गई, क्या हमेशा बढ़ती रहेगी या थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी? हमेशा बढ़ती रहेगी या थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जब ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो बताओ अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर होगा। भाइयों ऐसे लोगों का क्या किया जाए? जो लोग ये कह रहे हैं कि अल्फा का डायरेक्शन ऊपर होगा, क्या किया जाए? क्या इन लोगों को उठा करके बगल वाली छोटी गंगा में फेंक दिया जाए क्या? भैया उस समय अल्फा होगा ही नहीं। अभी तो ऊपर मैंने ये स्टेटमेंट लिख करके आपको बताया था कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा को चेंज अल्फा करता है। चलिए बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, एक काम और दिया मैंने, कहा जाओ स्विच ऑफ कर दो, जाओ उस फैन का स्विच ऑफ कर दो।
आप गए भाई, आपने फैन का स्विच ऑफ कर दिया, जैसे आपने फैन का स्विच ऑफ किया, अब जल्दी से बताओ स्विच ऑफ जस्ट करने के बाद ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन कहां कहां होगा? क्या ओमेगा का डायरेक्शन अभी भी नीचे ही होगा? भैया फैन तो उसी सेंस में घूम रहा होगा ना। क्या मैं कह सकता हूं कि ओमेगा का डायरेक्शन अभी भी नीचे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? अब अभी अल्फा का डायरेक्शन ऊपर की दिशा में होगा, क्योंकि जैसे ही आपने बेटा फैन का स्विच ऑफ किया, क्या उसका ओमेगा डिक्रीज कर रहा है? और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा और अल्फा पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे? सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे, जल्दी बता दो भाई क्या होगा? अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? क्या मेरी बात से सहमत हो? क्या आज के बाद अगर आपको ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन देखने को बोला जाए सर्कुलर मोशन में, क्या देख करके बता पाओगे? वंडरफुल, ग्रेट। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं, जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है उस तरीके से तो मुझे यही लग रहा है। क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ? क्या आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिजिक्स की फील आनी चाहिए भैया, अंदर तक उतर जानी चाहिए फील। वंडरफुल, ग्रेट। तो जल्दी से एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। इफ, फटाफट लिख लीजिएगा, ओमेगा इंक्रीजेस, if omega increases then omega and alpha are in same direction. सिद्धार्थ भाई पता है क्या बोल रहे हैं? सिद्धार्थ भाई का स्टेटमेंट सभी लोग सुनना चाहेंगे कि सर राइट हैंड थंब रूल का कोई इजी अल्टरनेट है? अबे राइट हैंड थंब रूल भी तुम्हें टफ लग रहा है? क्यों बे सिद्धार्थ? इनको भाई राइट हैंड थंब रूल टफ लग रहा है, मतलब इनसे अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल नहीं किया जा पा रहा। क्यों सिद्धार्थ बेटे, उंगलियों में कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे? हाथ पैर भगवान की कृपा से सही होंगे? क्या लेफ्ट हैंड ही हो गया सिद्धार्थ बेटा? क्या राइट हैंड चलाने इनकी फिंगर्स नहीं घूम पा रही है भाई? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, जल्दी से पढ़े। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल। क्या मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने 1D मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा था? जल्दी से याद करो, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्या वो हमेशा वैलिड है? क्या कभी भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आए, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हम हमेशा लगा सकते हैं? नहीं, याद करो कब वैलिड होता था? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उसी तरीके से मैं यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। इससे पहले आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी लीनियर वेरिएबल्स में, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं एंगुलर वेरिएबल्स की। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा वैलिड नहीं होगी, ये तभी वैलिड होगी जब अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे वहां बोलते थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसी तरीके से यहां बोलेंगे कि जब अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वहां होता था v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन पता है यहां क्या लिखेंगे? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है क्या? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता था? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी को अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है इसी चीज को? इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओमेगा फाइनल टी माइनस के 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इनिशियल
इसको ऐसा करो, ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा इनिशियल कर लो, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि ओमेगा नॉट कहाँ से आ गए, ओमेगा आई कर लो। इसको लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2 डिवाइडेड बाय 2। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अलग अलग तरीके से लिखने का एक तरीका है, देखो ध्यान से, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या याद है आपको, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, वो इक्वेशन आपने लीनियर वेरिएबल्स में पढ़ी थी, लेकिन अगर उसको एंगुलर वेरिएबल्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, v की जगह क्या आएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। धीरज अशोक पूछ रहे हैं कि दूसरे वाले में नेगेटिव क्यों आया। धीरज बेटा एक काम करना, पहली वाली इक्वेशन में जो ओमेगा आई लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देना। फर्स्ट इक्वेशन से क्या पुट कर सकते हो, ओमेगा आई की वैल्यू, ओमेगा आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ओमेगा फाइनल माइनस अल्फा टी लिख सकते हो या नहीं। और धर्मेंद्र बेटा इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, तुम्हारे पास अपने आप यहाँ माइनस आ जाएगा। हो सकता है आप लोगों ने पहली बार देखी हो, जो स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ आ गया होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा होगा यार ये इक्वेशन कहाँ से आ गई। पुराने स्टूडेंट को सबको समझ आ गया होगा कि ये इक्वेशन मैं जब 1D मोशन पढ़ाता हूँ मैंने वहां पे सारी बताई है। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन में एक खास बात है, जो खास बात आप सुनना चाहेंगे क्या, एक खास बात है जो आप सुनना चाहेंगे शायद, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एंगुलर वेरिएबल कितने हैं टोटल, जल्दी बताओ काउंट करके, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स कितने हैं। कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 4। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 2, एंगुलर एक्सेलरेशन 3, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 और टाइम 5। भाई अब मुझे तो 5 दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों को 3 दिखाई दे रहे हैं उनको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 2 तरीके की है, इनिशियल और फाइनल, है या नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। अब जरा ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करना, तुम कोई भी इक्वेशन देख लो, किसी भी इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 4 आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखना इसमें कितने आ रहे हैं वेरिएबल, 4 आ रहे हैं। कौन गायब है यहाँ पे, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गायब है। दूसरी वाली इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहां कौन गायब है, देख करके बताओ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। कौन गायब है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसको देखो जल्दी से, इसको देख के बताओ यहां कौन गायब है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। बहुत शानदार, वंडरफुल। ये वाली देख करके बताओ यहां कौन गायब है, यहां कौन गायब है। कोई कह रहा है थीटा, अबे नालक थीटा कहाँ गायब है, थीटा तो ये लिखा हुआ है बे, टोपी बाज है क्या, यहाँ कौन गायब है। गजब गजब लोग हैं। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन गायब है। जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया वो लोग थोड़ा सा अपना ब्रांड इंक्रीज करें। ये सस्ती ब्रांड लेने का असर है भाई, ये सस्ती ब्रांड लेने का असर है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे पा रहा है। अच्छा जल्दी से बताओ इसमें कौन गायब है, तीसरी वाली में टाइम गायब है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमें सवाल को देख करके एकदम से स्ट्राइक नहीं करता कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए, लेकिन अब मैं आपको आज एक जुगाड़ बता रहा हूं जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, जो आरवाई सर की क्लास में ही मिलेगी। और वो जुगाड़ क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत समझ आ जाएगा कि मुझे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, मुझे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। क्या सुनना चाहेंगे आप लोग, क्या इस ब्रह्मास्त्र को सुनना चाहेंगे आप लोग। जब भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई क्वेश्चन दिया होता है, पता है उसमें कोई 3 टर्म दिए होते हैं, चौथा पूछा जाता है, कोई 3 टर्म दिए होते हैं, चौथा पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, मान लो मैं आपको ओमेगा आई की वैल्यू दे दूं 3, ओमेगा फाइनल की वैल्यू दे दूं 5, ठीक, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दे दी, और सपोज मैंने टाइम दे दिया आपको 5 सेकंड्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि थीटा बताओ, थीटा, 3 चीज दे दी है, चौथी पूछी जा रही है, बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे जिसमें ये चारों चीजें आ रही हैं, देख करके बताना, देख करके बताना, जल्दी बताना, प्यार मोहब्बत से बताना।
क्या आपको समझ में आ रहा है? 2 की तीसरी वाली इक्वेशन यूज करनी चाहिए। इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिख लो, इसको लिख लो 2a, इसको लिख लो 2b और इसको लिख लो 2c। अगर थीटा पूछा गया है, क्या मुझे 2c इक्वेशन यूज करनी चाहिए? क्या भाइयों ये ब्रह्मास्त्र को झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर थीटा की जगह आपसे अल्फा पूछ लिया जाता, थीटा की जगह अगर आपसे अल्फा पूछ लिया जाता तो कौन सी इक्वेशन यूज करते? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल, टी और अल्फा आ रहा हो? क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ऐसी इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वंडरफुल, ग्रेट। तो आज के बाद जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल आएगा तो सबसे पहले तो ये देख लेना क्या क्वेश्चन में आपको अल्फा कांस्टेंट दिया है या नहीं दिया है। ये हर जगह वैलिड है, काइनेमेटिक्स 1D में भी वैलिड है। 1D में दिक्कत होती थी ना सवाल पढ़ के, ऐसा लगता था ना समझ में नहीं आता था कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं। आज के बाद बहुत आसानी से यूज कर पाओगे, आज के बाद आप बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। क्या ये क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? लोग कह रहे हैं कि सर वो nth वाली इक्वेशन नहीं लिखी, बेटा वो इसी का स्पेशल केस होता है, उसको मैं फोर्थ इक्वेशन बना करके नहीं लिखता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, क्या आप सॉल्व करना चाहेंगे इसको? आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, 2 मिनट का समय शुरू होता है आपका अब। क्वेश्चन को पढ़ें और सवाल को सॉल्व करें। 50 पैसे का सवाल, सभी को सॉल्व करना है, याद रखना। अगर आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, तो आईआईटी की कसम कि तुमने अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन बाद में छापते रहना, आंसर बताओ। ग्रेट। ये कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही आंसर को 10 बार टाइप करते हैं। एक बार ही टाइप किया करो, इससे कुछ नहीं हो जाएगा। ये स्वराज जो है बेटा, इतना खुश होने की बात नहीं है स्वराज, ठीक है। हमारे बैच में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एक बार टाइप करते हैं, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, एक ही बार टाइप किया करो सभी लोग, ठीक है बेटा। उससे क्या होता है ना, आप एक ही मैसेज को बार बार टाइप करने से क्या होता है ना, मैं सबके मैसेज नहीं देख पाता हूँ, ठीक बेटा। इट्स ओके बेटा, इतना इमोशनल मत हो, ठीक है। बिंदास रहो, बिंदास। जल्दी बताओ, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, क्या उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी? और साथ ही साथ ये बोला गया है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी हुई है, और अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है ए पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड्स। आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि कौन सी इक्वेशन मोशन यूज करनी चाहिए। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड्स है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 10 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या सभी का सही है? वंडरफुल, ग्रेट, 10 पाई रेडियन पर सेकंड। इसके बाद बी पार्ट पर आते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपसे क्या पूछा गया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 इंटू टी। आप चाहें तो 2c वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो 2a वाली भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो 2c वाली भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं और 2a वाली भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओमेगा इनिशियल कितना है? 0। ओमेगा फाइनल आप निकाल चुके हैं क्या? यस, 10 पाई, वंडरफुल, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। कितना आंसर आ रहा है? क्या सभी का 10 रेडियन आ गया? आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है, क्या लल्लू लल्लू सवाल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मैं तो बस यहाँ पे सिर्फ औपचारिकताएं कर रहा हूँ, एक तरीके की फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये सवाल, जितने भी सवाल आपने लीनियर वेरिएबल्स के लिए किए थे काइनेमेटिक्स 1D में, बोरी भर के सवाल किए होंगे, किए थे या नहीं किए थे? वो सारे सवाल एंगुलर वेरिएबल्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं।
बस क्या करो, जहां वेलोसिटी लिखा है वहां एंगुलर वेलोसिटी लिख दो, जहां डिस्प्लेसमेंट लिखा है वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दो, क्या काम हो जाएगा हमारा अपने आप। जल्दी से बताओ सी पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। सी पार्ट आपका आंसर, सी पार्ट के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा गया 2 सेकंड में, आपको समझ में आ रहा है। अगर वो 10 पाई रेडियन घुमा है, एक रिवॉल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे वो होगा 10 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड दिस इज व्हाट 5 रिवॉल्यूशन। 5 रिवॉल्यूशन, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को किस तरीके से किया। 10 पाई रेडियन को मैंने 2 पाई रेडियन से डिवाइड कर दिया, क्या मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से सवाल बहुत आसान था, क्या अगले सवाल की तरफ मूव करें, क्या आप लोग तैयार हैं, अगला सवाल करने के लिए तैयार हैं। ओके ग्रेट, तो चलिए अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये लीजिए भाई, ये रहा अगला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को जल्दी से रीड करें। आपको जो यहाँ पे आंसर देना है वो रेडियन पर सेकंड में देना है, आपको यहाँ पे जो भी आंसर देना है वो रेडियन पर सेकंड में देना है। काव्या बेटा पूछ रही है कि सर सी पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। काव्या बेटा देखिए सुनिए, जब तक आप लोग 2 क्वेश्चन करें, देखो बेटा 10 पाई रेडियन घूमा है, ठीक, एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन घूमता है बताओ, तो बताओ काव्या बेटा, एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन घूमता है, 2 पाई रेडियन घूमता है, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा 4 पाई, तो 5 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा 10 पाई, वही तो पूछा गया है। 10 पाई रिवॉल्यूशन को अगर 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। हाँ भाई, सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं आपका जवाब क्या आ रहा है। अलग अलग जवाब आ रहे हैं सभी लोगों के। अ पार्टिकल इज इनिशियली रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना दिया हुआ है 60 आरपीएम। क्या सबसे पहले हमें आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करें 2 पाई बाय 60 से, क्या हम इसी को बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं। एंड स्लो डाउन एंड इवेंचुअली कम्स टू द रेस्ट इन अ टाइम ऑफ 32 सेकंड्स after turning a total of 8 revolution. Find the average angular velocity. 8 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो रेस्ट पर आ जाता है। ये तो सवाल बहुत ही आसान है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जल्दी से याद करो। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 8 रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट किए हैं तो 8 रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या 8 इंटू 2 पाई हुआ, क्या 8 इंटू 2 पाई हुआ। यहाँ पे इतना डेटा देने की जरूरत भी नहीं थी इस सवाल में, तो है ना, ज्यादा ही डेटा दे दिया। 8 इंटू 2 पाई हुआ डिवाइड बाय टाइम, और टाइम कितना है 32। तो यहाँ पर आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर, 16/32। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया कितना, पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड, पाई बाई 2। क्या इस तरीके से तो नहीं कर दिया आप लोगों ने। ये देखो कौन है, ये शुभम बेटा कह रहे हैं कि सर रेस्ट का मतलब होता है कि वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। ये कहाँ पढ़ाया गया था बेटा शुभम, रेस्ट का मतलब होता है कि वो रुक गया, रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। शुभम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, 5th क्लास में हो क्या बेटा।
चलिए अगला सवाल, ठीक है, ये वाला बताइए सवाल, क्वेश्चन पढ़े फटाफट से। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे डाउट्स पूछते हैं, पता है ऐसा लगता है कि यार ये तो 10th क्लास पास ही नहीं हुआ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों को तो पास किया गया ना, प्रमोट किया गया ना आप सभी लोगों को, तो आपने तो 10th के एग्जाम ही नहीं दिए, इसीलिए आप इतने घटिया सवाल पूछते हैं आप। चलिए बताइए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक गिवन पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एंगुलर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। You have to find out the angular velocity at t equals to 2 seconds. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर यहां लिख दिया at t equals to 2 seconds, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है या एवरेज है? ऑब्वियस सी बात है, इंस्टेंटेनियस होगा, किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी एक क्षण पे बात कर रहे हैं, किसी एक पल पे बात कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्या? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी ना करें ऐसा भाई, यहाँ कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। यहाँ तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, क्या आपको याद आ रहा है? इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 2t माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से ये एक्सप्रेशन आपके सामने आता है t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। क्या यही एक्सप्रेशन सभी का आ रहा है? और यहाँ पे t बराबर 2 पुट करो, यहाँ पे t बराबर 2 पुट करो, तो जल्दी से बताओ t बराबर 2 पुट करने पर कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, क्या 8 आ रहा है? 8 रेडियन पर सेकेंड। वंडरफुल। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स पूछा गया है, इसका जवाब बताएं आपका कितना आ रहा है? व्हाट इज योर आंसर? सभी को सॉल्व करना है। आपसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा रही है 2 सेकंड्स में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका आंसर यहां पर 5 आ रहा है? कोई है ऐसा जिसका आंसर 5 आ रहा है? भैया 5 नहीं आना चाहिए। आप जल्दी से फॉर्मूला बताएं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको यहाँ पर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। तो हमें 2 सेकंड्स में निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, यहां पर t बराबर 0 पुट कर दो, यहां पर इस एक्सप्रेशन में t बराबर 0 पुट कर दो। जैसे ही आप बेटा t बराबर 0 पुट करोगे, जैसे ही आप t बराबर 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इट इज क्लियर? और अब ध्यान से देखना, जैसे आप t बराबर 2 पुट करोगे, क्या पुट करोगे? t बराबर 2 पुट करोगे, तो ध्यान से देखना t बराबर 2 पुट करने पर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, जल्दी से देख करके बता। ये आपका आ रहा है 8/3 प्लस 3/2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 1। ये कितना हो रहा है? यहां से बताएं ये कितना आ रहा है आपका? यहां से सॉल्व करने पे, क्या ये सॉल्व करना नहीं आता क्या आप लोगों को? कुछ लोग बोल रहे हैं 17/3, कुछ लोग बोल रहे हैं 14/3। मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ जाती है आपकी 17/3। क्या सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? अब देखिएगा, आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल एंगुलर पोजीशन कितनी है? 17/3 माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होंगे, दिस इज व्हाट 14 डिवाइडेड बाय 6, और इसी को लिख सकते हैं हम 7/3 रेडियन पर सेकेंड। क्या आप लोगों का यही सही था? कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत बदतमीज हैं यहाँ पर मतलब उनको बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है कि अपने फैकल्टी से किस तरीके से बात करनी है।
एक स्टूडेंट है, टोपीबाज है, बहुत देर से एक ही मैसेज टाइप किए जा रहे हैं। आप लोग सभी सुनना चाहेंगे ऐसे टोपीबाज लोगों को? पता नहीं है कि इनके पेरेंट्स ने इनका एडमिशन क्यों करा दिया है। कह रहे हैं कि सर प्लीज मेरा आप नाम ले लीजिए, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, सर आप प्लीज मेरा नाम ले लीजिए। और पता है ये मैसेज इन्होंने कम से कम 150 बार कर दिया है। बेटा चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे पेरेंट्स के पास ये लेटर पहुंचाएंगे। तालियां बजाई जाए भाई, सभी लोग मिलकर के ऐसे लोगों के लिए तालियां बजाएं जो कह रहे हैं कि सर प्लीज एक बार मेरा नाम ले लीजिए, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। क्या किया जाए भाई? क्या ऐसे लोगों को 21 तोपों की सलामी दी जाए? जो इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उनमें ध्यान नहीं होता। वो सिर्फ एक ही मैसेज को 100 बार टाइप कर रहे हैं। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास ये तुमने जितने मैसेज आज टाइप किए हैं ना, ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे जाएंगे। आपके पेरेंट्स को लेटर मिल जाएगा बेटा। नाम तो नहीं लूंगा अब मैं आपका, ठीक है, क्योंकि नाम लेकर के अब मैं अपनी जवान गंदी नहीं करना चाह रहा ऐसे स्टूडेंट्स के। यार बड़े टोपीबाज लोग हैं। क्या ये बात क्लियर है? एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहूँ, सच बोलना भाई, तुम्हें आईआईटी की कसम है, कितने लोगों ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था? कितने लोगों ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई 2? जल्दी बता दो। तुम्हें आईआईटी की कसम है, अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो आईआईटी का एग्जाम तो दूर, तुम चपरासी का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। काफी सारे लोग हैं। पता है ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। लोगों को लगता है एवरेज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल बटे 2 या फिर फाइनल प्लस इनिशियल बटे 2। क्या ये होता है? क्या मैंने ऐसी डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी? क्या मैंने ऐसी कोई डेफिनेशन आपको पढ़ाई है क्या? हाँ ये होता। अगर क्या होता, अगर आपसे पूछा जाता एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या पूछा जाता? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो याद रखना ये गलती किसी से नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या आप अगला सवाल करने के लिए तैयार हैं? इसी के 2 पार्ट और हैं। इसी सवाल के 2 पार्ट और हैं आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फटाफट बताएं। क्या हो चुका है सॉल्व? जब हमें पता है कि ओमेगा हमारे पास ये है, इस ओमेगा को डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, सी पार्ट में अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा? डी ओमेगा बाई डी टी। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने पे बेटा क्या आ रहा है? 2t + 3 और t बराबर 2 पुट कर दो। t बराबर 2 पुट करो, बताओ कितना आ रहा है? 7 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वंडरफुल, 7 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, ग्रेट। सी डी पार्ट का आंसर बताएं क्या आ रहा है? डी पार्ट का आंसर भी सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं सेम आ रहा है। क्या सेम आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा सेम, बिल्कुल सेम नहीं आएगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एवरेज। आपको एवरेज निकालना है। तो जरा जल्दी से देखिएगा, t बराबर 2, फाइनल ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है? फाइनल ओमेगा। तो ये t बराबर 2 इसमें पुट करो, जो कि आप ऑलरेडी करके निकाल चुके हो। t बराबर 2 सेकंड पर ओमेगा कितना था? 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात क्लियर है? क्या आप देख करके समझ पा रहे हैं? तो जल्दी से बताएं, इसका आंसर आपका आएगा बेटा 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जो लोग यहाँ पे बी पार्ट का आंसर दे रहे थे 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, उनको समझ में आया ये बी पार्ट का आंसर नहीं होगा, सी पार्ट का। क्या सभी का सही है? क्या सभी का सही है? ग्रेट, वंडरफुल। एक सवाल और कर लो, जल्दी बताओ। एक सवाल और करना चाहोगे आप लोग? तैयार हो? थक तो नहीं गए ना भाई? थकान तो नहीं है ना? कल से तो वैसे भी आप ऑफलाइन का आनंद लेंगे, लाइव टेलीकास्ट। TMP1 बैच में जो ऑफलाइन क्लास चल रही होगी उसका लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। मतलब क्लास का पूरा माहौल का आनंद लेते हुए पढ़ेंगे कल से। सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा ही होगा। सभी सब्जेक्ट्स में आपको सीधे TMP1 बैच से सीधा प्रसारण किया जाएगा LN+ पर। मतलब आप कोटा का मजा घर बैठ करके ले रहे होंगे। एक सवाल और दूं क्या? एक सवाल और लिखें। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ second hand of clock. Find average omega of second hand of clock
A part, B part, find average omega of minute hand of clock. क्लॉक का मतलब जानते हो देसियों? क्यों मेरे देसी भाई बंधु, क्लॉक का मतलब पता है तुम्हें? वाह भाई, पता है, सभी को पता है। ओमेगा, एवरेज ओमेगा बताना है। आंसर आपको रेडियन पर सेकंड में देना है। आंसर आपको रेडियन पर सेकंड में देना है। अब देखो वरुण बेटा, पहली बार आंसर आया क्या? कौन है वरुण मित्तल? एक भाई साहब तो कह रहे हैं डेटा इनसफिशिएंट है। भाई एक भाई साहब तो ये कह रहे हैं डेटा इनसफिशिएंट है। क्या भाई डेटा इनसफिशिएंट है क्या? अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं तो उसमें से एक जनाब तो ये कह रहे हैं सर डेटा ही नहीं दिया हुआ, रेडियस नहीं दिया हुआ। क्या रेडियस की जरूरत है क्या इधर? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या सच में यार रेडियस की जरूरत है क्या? घड़ी देखी है जीवन में कभी? दीवार पे लटकी हुई घड़ी देखी है? कुछ लोगों का आंसर 0 आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 0 आ रहा है। पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने जब ये आपसे सवाल पूछा तो मैंने ये बताया ही नहीं आपको यहाँ पर कि मैं किस इंटरवल में पूछ रहा हूँ। पहले तो इस बात को समझो। मैंने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक लिख दिया ना भाई, लेकिन मैंने ये बताया कि इस इंटरवल में पूछा है? नहीं बताया। सवाल तो अब पूरा होगा। मुझे इस बात का अचंभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने बिना पूरा सवाल किए ही आंसर दे दिया। You have to find the average angular velocity of second hand of clock for 30 seconds. 30 seconds के लिए आंसर देना है, 30 सेकंड के लिए। और यहां पर अगला जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, ये भी आपको 30 मिनट्स के लिए देना है। बताइए ए पार्ट का आंसर क्या होगा? 30 सेकंड में, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड में सेकंड हैंड कितना एंगल घूम जाएगी? 30 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्या आपको साफ साफ समझ में आ रहा है? पाई हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगी। वंडरफुल। और समय कितना? 30। क्या मैं पाई बाय 30 आंसर लिख सकता हूं पहले पार्ट का? बी पार्ट का आंसर। एक बात बताओ, मिनट वाली सुई देखी है तुमने? मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना एंगल घूमेगी? 30 मिनट मतलब आधा घंटा, आधा घंटा में कितना एंगल घूमेगी? सोच के बताइएगा। क्या वो भी सेम एंगल घूमेगी? पाई अपॉन मिनट ने, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1800 रेडियन पर सेकंड। क्या ये बात समझ आ रही है? मान लो ये क्लॉक आपकी एक्स वाई प्लेन में होती, आपकी ये क्लॉक एक्स वाई प्लेन में होती, किसमें होती? एक्स वाई प्लेन में होती, तो ये बताओ डायरेक्शन क्या होता? डायरेक्शन क्या होता? क्या हम कह सकते हैं डायरेक्शन माइनस के कैप होता? क्या हम कह सकते हैं डायरेक्शन माइनस के कैप होता? वंडरफुल। यहाँ पे एक जनाब काफी देर से टाइप किए जा रहे हैं, मैं इन जनाब को जानता तो नहीं, नए बच्चे हैं, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ये इस तरीके से डाउट पूछ रहे हैं, इनको देख करके मुझे समझ में आ जाता है इनकी गरीबी बहुत है, इनको फिजिक्स नहीं आती। ये कह रहे हैं कि हमारा जो आंसर है, आंसर वो आंसर टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या ये आंसर आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा क्या? जल्दी बताएं, क्या आपका ये आंसर टाइम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? कुछ कह रहे हैं करेगा, कुछ कह रहे हैं मेरी मेरी तरफ मत देखो, खुद बताओ। नहीं करेगा। अगर यहाँ पे पता है 30 सेकंड भी लिखा होता, क्या लिखा होता? 30 सेकंड की जगह 60 सेकंड भी लिखा होता, तो भी आपका आंसर सेम आता, तो भी आपका आंसर सेम आता, क्योंकि 60 सेकंड में वो कितना एंगल रोटेट हो जाता? 2 पाई। तो न्यूमरेटर में लिखते 2 पाई और डिनोमिनेटर में क्या लिखते? 60, तो भी आपका आंसर कितना आता? पाई बाय 30 ही आता। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली में यहाँ पर आपका आंसर एवरेज जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो टाइम पर डिपेंड करेगा ही नहीं।
क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो उसकी आप एवरेज वैल्यू निकालें या इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालें किसी भी इंटरवल में, वो हर इंटरवल में क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे 30 सेकंड की बजाय भाई साहब 20 सेकंड रख देता, मैंने आपको फंसाया और कुछ लोग फंस भी गए, अगर मैं यहाँ पे 20 सेकंड रख देता या 45 सेकंड रख देता या 19 सेकंड रख देता, तो भी आपका आंसर सेम आता, तो भी आपका आंसर क्या आता, सेम आता। इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक का सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड्स का जो भी ओमेगा होता है वो ओमेगा कांस्टेंट होता है। क्या ये बात क्लियर है सभी लोग? मैं फंसाने की कोशिश कर रहा था, मैं गुगली डाल रहा था बार बार आपके लिए, और कुछ लोग इस गुगली में फंस रहे थे। इस गुगली से बचना है भाई, बैकफुट पे जानना है, रिवर्स स्वीप खेलनी पड़ेगी, बैकफुट पे जाकर के रिवर्स स्वीप खेलनी पड़ेगी भाई। क्या ये बात क्लियर है? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 60 सेकंड में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। भाई ये सही बोल रहे हैं क्या? 60 सेकंड में क्लॉक कितना घूम जाएगी, 2 पाई रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये सवाल तो कल मैंने कराया। ये कौन है जनाब यार, ये कौन सा सस्ता वाला माल लेते हैं यार ये लोग? इनको बोलो बादाम खाया करो यार, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी तुम लोगों को। क्या ये बात समझ आ गई है भाइयों? मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस तरीके के सवाल अगर आपके सामने आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपका सिलेबस वहां तक करा दिया है जहां तक मैं TMP1 बैच में पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पढ़ा चुका हूँ? TMP1 बैच में, अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। ये एक्स्ट्रा क्लास लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपका सिलेबस उस सिलेबस के बराबर ले आऊं। अब हमारा सिलेबस बराबर आ चुका है। कल मैं जहां से TMP1 बैच में स्टार्ट करूंगा, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपना होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट करेंगे। ओके, क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ, एक मुझे बात याद आ गई कि मुझे लिंक शेयर करना था। बिल्कुल मुझे बात याद है, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देता हूं आपके साथ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग कोई भी मैसेज टाइप ना करा करिएगा, ठीक है? अदरवाइज मुझे आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मुझे ब्लॉक करना पड़ा या यहाँ से बाहर करना पड़ा, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे बच्चे हैं, भाई ध्यान रखेंगे इस बात का। एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। कोई लिंक भेज सकता है क्या अभी मेरे को? स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप अभी होमवर्क नहीं दे रहे। बेटा मैं कल से होमवर्क देना शुरू करूंगा अपनी ऑफलाइन क्लासेस के साथ। मैं ऑफलाइन मैं होमवर्क भर भर के देता हूँ, टेंशन मत लो। मेरे पुराने बच्चों से पूछ लेना, वो बता देंगे तुम्हें, ठीक है? लेकिन अभी क्या है ना, दोनों क्लासेस का हमें सिलेबस सेम लेकर के आना था, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया है। लेकिन मैं कल से आपका होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो होमवर्क के लिए आप टेंशन ना लें, बिंदास रहें एकदम। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार लिंक देख लेता हूँ कहाँ पर है वो लिंक। मैं उस लिंक को ही देख रहा हूँ। पता नहीं मिल नहीं रहा भाई, कहाँ चला गया लिंक? एक मिनट। या आप लोग इतने सारे लिंक मत भेजिए, ठीक है? आप लोग इतने सारे लिंक मत भेजिए, कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक बार सर्च करने दीजिए, अदरवाइज मेरे लिए सर्च करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है?
आप लोग एक तो मानते नहीं है किसी की बात, एक तो इतना इनडिसिप्लिन है ना इस बैच में कि मैं क्या बताऊं। किसी की बात सुनते ही नहीं है। अभी मिल नहीं पा रहा है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में शेयर करने की। कोई अगर मेरा पुराना स्टूडेंट हो तो प्लीज एक बार उसको शेयर करेगा क्या? अबे रुक जाओ ना, तुम लोग क्या गधे हो क्या? सब लोग शुरू हो जाते हो, पता नहीं कौन सा लिंक शेयर किए जा रहे हैं। तो डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी। ओल्ड लिंक सारे एक्सपायर हो चुके हैं, बिल्कुल नया लिंक क्रिएट किया है। ये लिंक एक्सपायर हो गया पुराना वाला, बिल्कुल। नर्चर क्लास ऑफ होने वाली है। लीजिए मिल गया। मैं अभी भेज रहा हूँ, मैसेज टाइप मत करिएगा नहीं तो सबको मिलेगा नहीं। ये लीजिए, अब ज्वाइन हो जाएगा, मिल गया। ठीक है भाई, चले इसी के बाद। तो जय हिंद, सभी को मैसेज मिल चुका है। तो मुलाकात होगी ऑफलाइन क्लास में माहौल के साथ। और मैं आपको बता देता हूँ एक बात, TMP1 बैच का एक डिसिप्लिन है, एक डेकोरम है। अगर आप मेंटेन रखेंगे तभी आपको परमिशन दी जाएगी मेरी क्लास देखने की। अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इफ यू विल नॉट मेंटेन द डिसिप्लिन, आप मेरी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, रेगुलरली होमवर्क नहीं करेंगे, सिंपली बता रहा हूं मैं अपनी क्लास से आपको एग्जिट कर दूंगा और मैं आपको अपनी क्लास अटेंड करने की परमिशन नहीं दूंगा। क्लियर? क्या मेरी बात समझ आ गई है? एक डेकोरम है, उस डेकोरम को सभी को मेंटेन रखना पड़ेगा। इट्स स्ट्रिक्ट रूल और डिसिप्लिन एंड यू हैव टू फॉलो दिस एट एनी कॉस्ट। ओके। और मैं जानता हूँ यार आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, IITian है, फ्यूचर IITians है, तो ये बेसिक चीज है जो सबको आती होंगी। तो याद रखिएगा, मंजिल बहुत दूर है, जंग लगातार बरकरार रहनी चाहिए, चाहे जीत हो या हार, उससे ज्यादा जरूरी है मैदान में आखिरी दम तक टिके रहना है। ओके, अनम्यूट नहीं किया जाएगा किसी को भी। आप लोग जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो प्लीज को होस्ट पर मैसेज ना किया करें, को होस्ट के मैसेज मुझे दिखाई नहीं देते, ठीक है? ओके, टेक केयर।